नमस्कार, मैं जैस्मिन शर्मा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। किसान भाइयों, आप किसी भी फसल की बुआई करने से पहले मिट्टी की जांच करवाकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे अनावश्यक उर्वरकों के खर्च से तो बच ही सकते हैं, साथ ही मृदा की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी। तो किस प्रकार से लाभकारी है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरड़ा के मृदा विशेषज्ञ टीपी सिंह। किसान बंधुओं, इस समय आपकी खरीफ की फसल कट गई होगी और इस समय खेत आपका खाली हो गया होगा। तो किसान बंधुओं, आपसे निवेदन है कि अब इस समय बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए और हमारी जोत का दायरा है वो कम होता जा रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे पास पानी की आ रही है। पानी की भी बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है। तो बढ़ती हुई पानी की समस्या, कम होता हुआ जोत का दायरा और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए खाद्य व्यवस्था करना, इसके लिए बहुत बड़ी हमारे और आपके पास ये बहुत बड़ा एक लक्ष्य है। किसान बंधुओं, किसान भाइयों, मृदा उर्वरता की बात की जाए तो ये जरूरी है कि खेती वाली भूमि से जितना पोषक तत्व पिछले फसलों उत्पादन के लिए हास हुआ है उतना ही पूर्ति हो, तथा वह भूमि जिसमें कम पोषक तत्व उपलब्ध हैं, उसकी भी जानकारी ज्ञात कर उसमें कमी पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति हो। इसके लिए जरूरी यह है कि जो अब हमारे पास जोत की जमीन बची हुई है, उस जमीन को हम उस जमीन की उर्वरा शक्ति को हम बचा करके रखें। और हम बचा करके रखने का तात्पर्य यह है किसान बंधुओं कि हम अनावश्यक रासायनिक खादों के उपयोग से बचें। हमारी जमीन की दशा खराब होती जा रही है। इसीलिए हमारी भारत सरकार ने एक 2015 से एक योजना चला रही है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। उस योजना के अंतर्गत किसान बंधुओं, स्वस्थ धरा खेत हरा, मतलब तात्पर्य यह है किसान बंधुओं कि जब तक हमारी धरती स्वस्थ है, हमारी धरती स्वस्थ भोजन देने की क्षमता रखेगी, तभी हमारा जीवन स्वस्थ होगा। हमारा आने वाली जो पीढ़ी होगी वो स्वस्थ होगी। स्वस्थ कब होगी किसान बंधुओं? जब हमारी धरा स्वस्थ होगी। तो इसका तात्पर्य यह है किसान बंधुओं, इन सब बातों का उद्देश्य यही है कि अब इस समय हमारी जमीन खाली है, हम अगली फसल की तैयारी करने जा रहे हैं। और दूसरा चलाई गई योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, वो योजना का दूसरा चरण भी आपका अप्रैल से चालू हो गया है। अगर द्वितीय चरण योजना के अंतर्गत यदि आप मृदा स्वास्थ्य कार्ड यदि आपको उपलब्ध है और उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में यदि आप फसल रबी में इस समय लगाने जा रहे हैं, आप खेत की तैयारी कर रहे होंगे रबी की फसल लगाने के लिए, यदि उन फसलों का मृदा स्वास्थ्य कार्ड में यदि विवरण दिया गया है, मतलब मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उन फसलों की अनुशंसा दी गई है कि आपको आप फसल लगाने जा रहे हैं उस फसल के लिए कार्बनिक पदार्थ कितना चाहिए, उस फसल के लिए सड़ी गोबर की खाद कितनी चाहिए, कौन सा पोषक तत्व उस फसल के लिए उपयुक्त है। तो जिस तरह से किसान बंधुओं हमारी थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं, उसी तरह से किसान बंधुओं जिस धरा के ऊपर, जिस धरती माँ के ऊपर पूरा हमारा जीवन आधारित है, उस धरती माँ के स्वास्थ्य का हम ध्यान नहीं रख रहे। तो आप सबसे निवेदन है किसान बंधुओं कि अभी आपकी खरीफ की फसल कट चुकी है, खेत आपका खाली है किसान बंधुओं, और जिसके ऊपर हमारा पूरा जीवन आधारित है, उस धरा के स्वास्थ्य के बारे में आप ध्यान रखें। और ध्यान रखने का तात्पर्य यह है किसान बंधुओं कि आप मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच की आवश्यकता, यह जानने के लिए कि आपकी जमीन की आवश्यकता एवं उर्वरता स्तर उस फसल विशेष के लिए उपयुक्त है कि नहीं, जिसकी आप खेती करने जा रहे हैं। आपकी जमीन में फसलों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है,
एवं कितनी अतिरिक्त मात्रा उर्वरक के माध्यम से होनी है का निर्धारण करने में मदद मिलती है। मिट्टी की रासायनिक प्रकृति, अम्लीयता एवं क्षारीयता तथा उसमें उपस्थित घुलनशील लवणों की मात्रा की जानकारी मिल जाती है, जिससे उसके उपचार में सहायता मिलती है। पौधों की वृद्धि के लिए अनेक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इन तत्वों में 16 तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। अतः भूमि में तत्वों का संतुलन बनाए रखने के लिए परीक्षण के अनुसार उर्वरकों की सिफारिश आवश्यक है। जो आप फसल लगाना चाह रहे हैं उस फसल के लिए कौन सा पोषक तत्व चाहिए हमारे किसान बंधुओं, उसके लिए जरूरी ये है कि आप जो है अपने खेत की मिट्टी जांच कराएं किसान बंधुओं। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। खेती में सिंचाई नाली से करने के कारण जल की अधिक बर्बादी होती है, जिसे रोकने के लिए जरूरी है कि किसान भाई सूक्ष्म सिंचाई पद्धति को अपनाएं। तो इन पद्धति को अपनाने में क्या क्या लाभ है और इन्हें आप कैसे अपनाएंगे, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि उप निदेशक अरविंद कुमार सिंह। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी की हर बूंद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फसल पैदा हो। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो पानी का उपयोग है 85% खाली खेती में इस्तेमाल होता है। अच्छा, हमारे किसान भाई भी हैं कि नहर का अगर पानी है तो खोल दिए, घुटना बराबर पानी लग गया तो सोचे कि फसल बड़ी अच्छी हो जाएगी, ऐसा कहीं नहीं है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों में कई इलाके ऐसे हैं जहां खेती योग्य जमीन ऊबड़ खाबड़ और कम पानी वाले क्षेत्रों में है। ऐसे में जल की मात्रा का सदुपयोग करना बेहद जरूरी हो जाता है। माइक्रो इरिगेशन पद्धति को बढ़ावा देकर सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि किसान कम पानी में 10 से ज्यादा गुणवत्ता युक्त उत्पादन हासिल कर सके, साथ ही उनकी लागत में भी कमी आ सके। मैं अगर सिंचाई के विभिन्न साधनों की बात करूं तो स्प्रिंकलर की अगर हम बात करें तो ये जो फव्वारा सिंचाई है इससे फसल हरदम अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है कि जब हम फ्लडिंग करते हैं, माने क्यारी में खोल के पानी डालते हैं, तो जब एक तरफ से डूबते हुए जाता है तो नीचे जो ऑक्सीजन होती है पूरा निकल जाती है। नीचे की ऑक्सीजन जब पूरा निकल जाती है तो होता क्या है कि फसलें पीली पड़ जाती हैं। आप देखते होंगे कि जहाँ पे इस तरह से सिंचाई की जाती है शुरू में फसलें पीली पड़ती हैं, बाद में हरी होती हैं। यदि हम स्प्रिंकलर से सिंचाई करें तो वो बारिश की तरह से होती है और ऊंचा नीचा हर जगह पानी समान मात्रा में गिरता है बारिश की तरह से। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आप जानते हैं घुली होती है, और नाइट्रोजन का एक ही स्रोत है वायुमंडल। वायुमंडल से नाइट्रोजन आती है, अगर हम स्प्रिंकलर सिंचाई करते हैं तो उसमें यूरिया भी घुल जाती है। इसलिए आप देखते हैं जब बरसात का पानी होता है तो फसलें ज़्यादा अच्छी होती हैं। इसका कारण यही है क्योंकि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन उसमें घुल जाती है। अगर हम स्प्रिंकलर से करते हैं तो जो नीचे फसल पहले पीली पड़ जाती थी हमारी, वो पीली नहीं पड़ती और फसल हमारी अच्छी होती। इसी तरह से अगर हम टपक सिंचाई की बात करें तो बगीचों में अगर आप देखें तो बगीचों में सिंचाई करने के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। हमारे बगीचे लगे हुए हैं, ड्रिप का सिस्टम लगा है, पेड़ के पास टप 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 पानी टपक रहा है। पौधे को जितनी जरूरत है जब तक हम चाहे चलाए, जब चाहे बंद कर दिए। इससे भी पानी की बहुत बचत होती है। और माननीय प्रधान जी के पर ड्रॉप मोर क्रॉप अगर आप देखिए पानी का कितना वो एक्सेसिव यूज हम लोग कर रहे हैं। सबमर्सिबल लग गए पहले ग्राउंड वाटर, आज के ग्राउंड वाटर में देखिए कितना फर्क पड़ गया है। इसका कारण यही है कि हम लोग जो है पानी का अधिक माने आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करते थे। तो अगर हम सिंचाई के इन विधियों की तरफ आए तो ज्यादा फायदा। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति ने किसानों और बागवानों की खेती की लागत कम करने और उत्पादन में वृद्धि करने में भी कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। आज सिंचाई के नए तरीकों को अपनाकर प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए जहां उत्पादन में 40 से 150% वृद्धि कर पाना संभव हुआ है, वहीं उनकी खाद एवं उर्वरक की बचत 30% तक तथा ऊर्जा की बचत 30 से 35% तक हुई है। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई करने के फलस्वरूप किसानों को कीट और खरपतवार नियंत्रण में भी सफलता मिली है। ऐसे में एक साथ कई तरह के लाभों के कारण प्रदेश के किसानों का रुझान इन आधुनिक सिंचाई पद्धतियों की ओर बढ़ता जा रहा है। ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उनका चयन भी ऑनलाइन होता है, आदमी का कोई इंटरफेरेंस नहीं इसमें। और जैसे ही आपका चयन होगा आपको सिस्टम से ही मैसेज भेज दिया जाए, क्योंकि जब आप पंजीकरण कराते हैं तो आपका मोबाइल नंबर भी मांगा जाता है।
और ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? आपका रजिस्ट्रेशन चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आपका आधार, आपका बैंक अकाउंट पासबुक की पहली पेज की फोटोकॉपी और आपकी खतौनी। खतौनी इस बात के लिए कि आप किसान हैं, क्योंकि जिसके पास खेती होगी उसी के लिए कृषि विभाग की योजनाएं हैं किसान के लिए, तो उसका एक प्रमाण होता है खतौनी। खतौनी आपकी होनी चाहिए। बस ये 4 चीज़ें और एक मोबाइल नंबर। पासबुक आपका इसलिए चाहिए कि हमारे विभाग की जितनी भी सब्सिडी है, जितना भी अनुदान है, सब किसान के खाते में डायरेक्ट जाता है, तो इसलिए बैंक अकाउंट चाहिए। और मोबाइल इसलिए चाहिए कि किसी भी योजना में आपका चयन होगा तो आपको मैसेज चला जाएगा, चयन पत्र यहाँ से निकलेगा। हम चयन पत्र भी भेजेंगे, लेकिन मैसेज आपको तुरंत मिल जाएगा। चयन पत्र तो हो सकता है 1 दिन बाद मिले, हमारे यहाँ निकलेगा, फिर इसके बाद हम संबंधित कर्मचारी को देंगे, फिर वो आपके यहाँ ले जाके आपको देगा। तो चयन की इसकी बहुत पारदर्शी व्यवस्था है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बहुत आसान है और घर बैठे आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कड़कनाथ मुर्गी का मांस खाने के फायदे ही फायदे हैं। इस नस्ल की मुर्गी में औषधीय गुण, कम फैट और हमेशा याद रहने वाला लजीज स्वाद है, इसलिए इसकी मांग बहुत है। अगर आप भी कड़कनाथ नस्ल की मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया वल्लभ नगर उदयपुर के डॉक्टर सुनील कुमार से। आज मैं आपको बता रहा हूँ कड़कनाथ के बारे में। कड़कनाथ जो कि हमारी यहाँ भारत की देसी नस्ल है, ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाई जाती है। इनका अगर हम देखें तो मांस जो है काला कलर का होता है, इनकी कलंगी और इनका शेंग जो पाँव का रीजन होता है वो सारा काला होता है। इसका मुख्य कारण ये होता है कि मेलेनिन पिगमेंट का इन मसल में और इन सब जगह डिपोजिशन हो जाता है, जो कि एक फाइब्रोमिलेनोसिस कहलाता है। उसकी वजह से इनका मांस, कलंगी और पैर जो एरिया है वो काला होता है। इसमें देखें तो मादा का जो वज़न होता है 2 से 3 किलो होता है, नर का वज़न 3 से 4 किलो होता है। और इसमें मादा में अंडों का उत्पादन 6 महीने या 180 दिन पे उसमें अंडों का उत्पादन शुरू होता है। इसमें जो अंडे हैं, औसतन मादा जो है 1 साल के अंदर 40 से 50 तक अंडे देती है। और वहाँ के लोगों में ये मान्यता है कि जो इसका मीट होता है वो यौन वर्धक होता है, उसको खाने से जो है यौन शक्ति में बढ़ोतरी होती है, इसलिए इसके मांस की वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और भारत में भी इसके मांस की काफ़ी डिमांड है। जहाँ वाइट लेगून का जो ब्रॉयलर का मांस है 200 से 250 रुपये किलो बिकता है, वहीं इसका मांस जो है 700, 800 और इवन 1000 रुपये किलो तक भी ये मांस बिकता है, जिसकी इसकी मांग बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज और ये नस्ल जो है विदेशी नस्लों की तुलना में ये नस्ल जो है अन्य रोगों के प्रति, इसमें रोग बहुत कम होते हैं। केवल मैरेक्स डिजीज़ है, मैरेक्स डिजीज़ के प्रति ये रेजिस्टेंट नहीं होती, बाकी सारे रोगों के प्रति इसमें ये रेजिस्टेंट होता है, इसमें दूसरे रोग नहीं होते थे। इसलिए हमें विदेशी नस्ल की तुलना में इस नस्ल के अंदर टीकों की आवश्यकता कम पड़ती है, दवाई में इसमें खर्चा कम होता है, अतः इसका पालन जो है विदेशी नस्ल की तुलना में सीधा और सरल है। अधिकतर जो शहरी इलाकों में और गांव इलाकों के अंदर कड़कनाथ के मीट की और इसके अंडों की बहुत ही मांग रहती है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही आप एक क्लिक पर कड़कनाथ अपने घर मंगा सकेंगे। कड़कनाथ ऐप का मकसद कड़कनाथ की ब्रांडिंग के साथ साथ आदिवासियों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलाना भी है। असल में कड़कनाथ की पौष्टिकता और स्वाद उसे सामान्य चिकन से अलग करते हैं। जहां सामान्य चिकन में प्रोटीन 18 से 20% होता है, तो वहीं कड़कनाथ में प्रोटीन की मात्रा 25 से 27% होती है। सामान्य चिकन में फैट 13 से 25% होता है, तो कड़कनाथ में फैट 0.73% से 1.03% तक ही होता है। लिकोनिक एसिड सामान्य मुर्गों में 21% होता है, तो वहीं कड़कनाथ में इसकी मात्रा 24% होती है। किसान भाइयों से को मेरा सुझाव है कि कड़कनाथ अपने देश की नस्ल है, इसका पालन करना चाहिए। इसका पालन करने से उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी, क्योंकि इसके मांस की और अंडे की दोनों की ही मांग बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैं आप लोगों को सुझाव देता हूं कि अपने देसी नस्लों, विदेशी नस्लों की बजाय अपनी देसी नस्लों का पालन करें।
तो वो भारत की जीडीपी में भी सहयोग प्रदान करेगा। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है फतेहपुर उदयपुर से प्रमोद कुमार ने। आप गाजर की उन्नत किस्म एवं बुआई तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो प्रमोद जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, गाजर के बुआई का भी बिल्कुल उपयुक्त समय है। गाजर के लिए मुख्य रूप से अगर भूमि और जलवायु की बात करें तो किसान भाइयों 18 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसकी वृद्धि के लिए बहुत ही अनुकूल रहता है। किस्मों की अगर किसान भाइयों बात करें गाजर के लिए तो पूसा मेघाली एक अच्छी किस्म है जिससे कि 250 से 300 क्विंटल तक पर हेक्टर पैदावार मिल सकती है। इसके अलावा पूसा 90 से जिससे कि 150 से 200 किलोग्राम पर हेक्टर के हिसाब से पैदावार मिल सकती है। और पूसा यमदागिनी भी एक बहुत अच्छी किस्म है जिसके बुआई का अभी बिल्कुल उपयुक्त समय है। इसके अलावा पूसा केसर भी बो सकते हैं। बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों गाजर के लिए मुख्य रूप से बीज दर 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टर रखते हैं। खाद और उर्वरक में किसान भाइयों ये ध्यान रखें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश को आप किसान भाइयों 30, 50 और 30 मतलब 30 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टर, 50 किलोग्राम फास्फोरस पर हेक्टर और 30 किलोग्राम पोटाश पर हेक्टर के हिसाब से देते हैं। और एक चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि बुआई के 35 से 40 दिन बाद आप किसान भाइयों या 5 से 6 हफ्ते बाद नाइट्रोजन की शेष मात्रा को 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप दे दें। आज के समय में कोई भी फसल कीट व रोगों से अछूती नहीं है। ऐसे में गाजर की फसल को कीट व रोगों से बचाने का सबसे आसान व सस्ता उपाय है बीजोपचार। इसमें यह ध्यान रखें जब बुआई कर रहे हैं तो 30 से 45 सेंटीमीटर मेड़ों पर इसकी बुआई कर लेते हैं। यूरोपियन किस्में हैं उनको अपन अक्टूबर से नवंबर तक अपन बो सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो किसान भाइयों 20 से 25 दिन तक इसको खरपतवार रहित रखना चाहिए। या फिर एक काम कर सकते हैं किसान भाइयों, मजदूरों की समस्या, लेबर की समस्या हो तो पेंडीमिथालिन को आप किसान भाइयों 3 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से हमें बुआई के बाद और मतलब 36 घंटे से पहले हमें इसकी पर हेक्टर के हिसाब से हमें इसको 500 से 700 लीटर पानी में मिलाकर हमें छिटक देना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।